Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So topic for today is mean value theorem along with Rolle's theorem, which is the last topic of your differentiation chapter this year. हाँ, मतलब डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हो रहा है. डिफरेंशिएशन यहाँ से एक्चुअली शुरू हो रहा है. मतलब इस टॉपिक के बाद से शुरू हो रहा है. ये दो टॉपिक्स हम सीख लेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे ना. दैट मीन्स फिर उससे रिलेटेड टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे, लाइकवाइज डेरिवेटिव्स, और फिर उसका इनवर्स प्रोसेस आएगा, इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट, है ना. तो लास्ट टॉपिक को खत्म करते हैं. देखो, मीन वैल्यू थ्योरम हेडिंग देख सकते हो आप. उसने क्या कहा है? वी विल स्टेट टू फंडामेंटल रिजल्ट्स इन कैलकुलस विथाउट प्रूफ दैट मीन्स द प्रूफ इज नॉट इन योर कोर्स. नॉट इन योर कोर्स यानी इसका प्रूफ जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है. हमको केवल थ्योरम समझनी है ना. मतलब थ्योरम क्या है? वो एक एज ए रिजल्ट है ना. कैलकुलस में दो रिजल्ट को एक थ्योरम का नाम दे दिया गया है. एक रिजल्ट को बोला रोल्स थ्योरम. रोल्स बिकॉज उसको रोल्स ने डेवलप किया, जो मैथमेटिशियन थे. एंड सेकंड इज मीन वैल्यू थ्योरम. अब आपकी बुक में देखो, पहले रोल्स थ्योरम है एंड उसके बाद फिर मीन वैल्यू थ्योरम है. लेकिन मैं आपको पहले मीन वैल्यू थ्योरम और उसके बेसिस पे रोल्स थ्योरम सिखाऊंगा. ठीक है ना. चलो, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लास 11th का रिवाइज करना पड़ेगा कि लाइन क्या होती है, उसकी स्लोप क्या होती है. तो आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास एक लाइन है, मान लो मेरे पास ये लाइन, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे? क्लास 11th में सीखा था हमने. इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे हम? कैसे Y फाइंड? is equals to mx plus c. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसकी स्लोप फॉर्म थी, उस लाइन की इक्वेशन थी इन द स्लोप फॉर्म, है ना. एक्चुअली स्लोप क्या था वहां पे? स्लोप निकालते कैसे? Tan theta. Tan टेन theta. थीटा. टेन थीटा की, है ना. लाइन जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल अगर बनाती है तो आप उसका टेन फंक्शन निकाल लें, वही उसका स्लोप होता था. ये तो हो गया बेसिक तरीका निकालने का ना. स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, आई कैन से. एक दूसरा तरीका था कि अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट. टू पॉइंट फॉर्म भी आपने सीखी होगी, है ना. मान लो ये है ए, x1 कॉमा y1, एंड ये है बी, x2 कॉमा y2. अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? यूजिंग दीज टू पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स. x2 minus x1 upon y2 minus y1. उल्टा बोल दिया थोड़ा मनीष. y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप. Yes, ये sir. होता है स्लोप अगर दो पॉइंट्स से हम यूज करें. तो इन दोनों चीजों का यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने आपको ये चीज रिवाइज कराई. तो अब कुछ और बातों पे भी गौर फरमाते हैं कि अगर ये स्लोप होता है, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? 0. 0. बिकॉज पैरेलल हो गई तो मैं टेन जीरो मानूंगा इसको, एंड टेन जीरो डिग्री इज 0. ठीक है ना. टेन जीरो डिग्री इज 0. और अगर आप उस फॉर्मूला से प्रूव करें तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लें इस लाइन पे, और आप ये चीज कर लीजिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, आपको 0 ही आंसर आएगा. आप चेक कर सकते हैं वहां से भी, है ना. समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. हम्म. चलो आगे चलते हैं. अब तीसरा केस लेते हैं. मान लो, वैसे उस वो केस यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चलो अब इतनी बात कर ली तो वो भी कर ही लेते हैं. अगर मान लो कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, लाइक दिस, उसका स्लोप क्या आएगा? -1. -1 इज रॉन्ग. बताओ क्या आएगा? -1 इसका एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा. 10 में -1 लाने के लिए आपको tan 135 डिग्री चाहिए, तो वो तो कुछ ऐसी लाइन होगी, ऐसी जो 135 डिग्री एंगल बना रही होगी. इस लाइन का स्लोप होगा -1. तो नॉट दिस लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, या यूं कहूँ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर. बेटा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, ये देखो ना, 90 डिग्री बना रही है ना.
तो 1090 इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। तो Not एक, defined. हाँ नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट जिसको अपन कहते हैं। तो ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप डिफाइन नहीं है या फिर इनफाइनाइट है, और ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अगेन एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, ये सीखा है हमने। दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, बिकॉज अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा अगर पैरेलल हैं तो। बोलो Yes, sir. क्यों होगा, Yes, sir. क्यों होगा, क्यों होंगे ये दोनों एंगल इक्वल अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो? नॉट बिकॉज कि दिख रहा है, कॉन्सेप्ट से बताओ। सर एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे हैं ना? एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहे हैं, आपको कैसे पता चला? मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो बस इतना कहा कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब वो सेम एंगल बना रहे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चला कि सेम एंगल बना रहे हैं। पैरेलल सेम होता है ना? पैरेलल क्या? सर corresponding angles. corresponding angles. Here the x-axis is acting as a transversal line. भाई अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे अगर कोई लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करिए, दैट मीन्स इट इज ट्रांसवर्सल, सो इट दीज टू एंगल्स विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसका tan थीटा निकालो चाहे उसका tan थीटा, स्लोप इक्वल हो जाएगा। यस और नो? Yes. तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। ये स्लोप क्या होता है किसी लाइन का, है ना, कैसे निकालते हैं, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, दो लाइंस पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. नो। अच्छा, अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है बेटा? डेरिवेटिव किसी कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई टेंजेंट बना दे, उस टेंजेंट का स्लोप ही तो डेरिवेटिव है, और क्या है? डेरिवेटिव क्या है बेटा? कोई कर्व है, सपोज करो ये कर्व गिवन है हमको, y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, जैसे कि 3x³ ले लो। इस कर्व पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे पहले मैं क्या निकालूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। और ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट होगा, वही मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। यही तो सीखा है हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में, की डेफिनेशन, डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। समझ रहे हो? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई ऐसा कर्व है और मैं कहूँ बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जो टेंजेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है ना, मतलब हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकल सकता है ना। यहाँ पर भी डेरिवेटिव निकल सकता है, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया उसका स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर ये एफ एक्स है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स है ये कर्व, तो इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है। अभी अभी बताया था कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप 0 होता है। समझ आई ये चीज? हम्म, बोलो बोलो बच्चों, समझ आई क्या? मतलब सर जिसका स्लोप 0 होगा उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। जिस जिस पॉइंट पर स्लोप 0 हो जाएगा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा, टेंजेंट है ना, तो उस पॉइंट पर उस कर्व का डेरिवेटिव भी 0 होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको और डिटेल में सीखेंगे।
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, क्योंकि डेरिवेटिव तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है ना, एट ए पॉइंट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn to the curve, drawn to the curve at that point. ये दोनों exactly equal है at that point. उसी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका जो स्लोप होगा वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसी पॉइंट पे, सेम उसी पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है अभी यहां तक? अब शुरू करें थ्योरम। बोलो, स्टार्ट करें। यस सर। अब मैंने क्या कहा कि मैं पहले मीन वैल्यू थ्योरम से स्टार्ट करूंगा ना। मीन वैल्यू से भी आपको कुछ मीनिंग आ रहा होगा कि मीन हम कैसे निकालते थे क्लास 10 में। मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना, होता है ना। ये क्या कह रहा है, यस। हेडिंग डालो आप सबसे पहले, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। देखो ये क्या कह रहा है, if a function, start writing, if a function y equals to fx be defined as या यूं कहूं कि एक फंक्शन जो है वो तीन कैटेगरीज, तीन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। पहला क्राइटेरिया कि जो उसकी जो डेफिनेशन है, जो f की डेफिनेशन है वो ये होनी चाहिए कि क्लोज इंटरवल a टू b, कोई पॉइंट है उसकी डोमेन में a टू b से लेके एनी रियल नंबर, ये तो होनी चाहिए उसकी डोमेन। ठीक है, सबसे पहले तो चलो इसको पूरा अच्छे से लिख लो। क्या तो फंक्शन इज डिफाइंड एंड फंक्शन इज फंक्शन f is defined as close interval a to b to any real number। ठीक है, सेकेंड चीज, फंक्शन f is कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, इज कंटिन्यूअस इन a to b, उसके जिस डोमेन की हम बात कर रहे हैं उस डोमेन में वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, फंक्शन is differentiable, function f is differentiable in open interval a to b। ओपन इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि एंड पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है ना फंक्शन। फंक्शन तो हमेशा कर्व के बीच में किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, यानी टेंजेंट तो वहीं ड्रॉ करेगा ना। अब एंड पॉइंट्स पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी में हमने क्या ले लिया, ओपन इंटरवल ले ली, बाकी क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है, इसमें ए और बी, इसमें ए और बी इंक्लूड मत करना। फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। ठीक है, एंड जो फोर्थ पॉइंट है बेटा वो इसकी डेफिनेशन में गिवन नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है। क्या, कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी फंक्शन की डेफिनेशन जो ए पर है वो बी पर सेम नहीं है। अगर ये चार चीजें गिवन हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, इसको शॉर्ट में हम सर ये एमबीटी। ए बी पॉइंट है क्या? ए और बी उसके डोमेन में कोई भी दो पॉइंट्स हैं। फंक्शन तो इनफाइनाइटली डिफाइंड है, देखो फंक्शन तो रियल नंबर से रियल नंबर पे ही डिफाइंड है एक्चुअली, है ना। लेकिन अब सारे रियल नंबर्स पे हम नहीं कंसीडर कर सकते ना इस थ्योरम को, तो हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए। फॉर एग्जांपल फंक्शन डिफाइंड है यूं इनफाइनाइट जा रहा है, तो हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये हम केवल इसके बीच में इस फंक्शन, इस थ्योरम को अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है या नहीं होती। तो इसलिए कोई भी दो पॉइंट इसके डोमेन में हम ले लेंगे, ए टू बी। ठीक है, यस सर। और ए पे और बी पे इसकी वैल्यू हो ना,
सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे ए पे इसकी वैल्यू है मान लो ये, तो बी पे इसकी वैल्यू देखो अलग अलग आ रही है ना। ए पे इसकी वैल्यू ये आ रही है, बी पे इसकी वैल्यू, तो ये अलग अलग होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो फिर ये एक्चुअली रोल्स थ्योरम लगेगी यहाँ पे। अगर ये दोनों सेम हो जाए मतलब वो मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। उसी के आगे की बात है कि अगर ये तीनों बात तो हो रही है, साथ में ये भी बात हो रही है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रही है, तो मीन वैल्यू थ्योरम ही लग रही है एक्चुअली, लेकिन उसकी एक्सटेंशन फॉर्म में वो रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो अभी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या होगा। देन अगर ये दो तीनों चारों चीजें अगर होती हैं, देन मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट, मीन वैल्यू थ्योरम को हम शॉर्ट में एमवीटी भी बोलते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम ब्रैकेट में लिख लो एमवीटी स्टेट्स दैट। स्टेट्स का मतलब बताती है, क्या बताती है, स्टेट्स दैट क्या बताती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो है, ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी तो मौजूद है। किस इंटरवल में, उस ए बी जो आपने इंटरवल लिए उसमें कम से कम एक सी पॉइंट ऐसा मौजूद होगा ही होगा। सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि आप उस सी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो। आप उस सच दैट ऐसे लिखो, सच दैट टेंजेंट ड्रॉन, पहले मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ और फिर उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन में कवर करेंगे। सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट सी, द टेंजेंट ड्रॉन at that point C, at that point C is parallel to the secant joining the points, पहला पॉइंट लिखो A, f of A and second point is B, f of B। देखते हैं ये पूरे डायग्राम में, देखते हैं क्या चीज कहना चाह रही है। और इस पूरी बात का निष्कर्ष ये निकलता है, दैट इज देखो आप एक बार केवल यहां से रीड करो और अभी मैंने आपको क्लास 11th का जो रिवाइज कराया उसको यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है उस पे अप्लाई करो। क्या कह रहा है कि किसी सी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो टेंजेंट पैरेलल आ रही है सीकेंट के। कौन सी सीकेंट के, जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करे। अब आप खुद सोचो, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस सीकेंट, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस सीकेंट। तो अगर ये टेंजेंट और सीकेंट पैरेलल हैं तो इन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, यस और नो। यस सर। यस सर, ओके। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट तो कर्व पे एक सी पॉइंट पे बनाया गया है, कर्व पे कोई सी पॉइंट है उस पे टेंजेंट बनाया गया है, तो उसका स्लोप क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया उस सी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वही उसका स्लोप होगा। दैट मीन्स वो स्लोप क्या हो जाएगा, एफ Yes. डैश सी। वो स्लोप क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा। सी पॉइंट पे आपने जो Yes. टेंजेंट बनाया है उसका स्लोप और कुछ नहीं होगा, सी पॉइंट पे ही डेरिवेटिव के बराबर होगा। और सीकेंट का, ये तो हो गया इस टेंजेंट का स्लोप, ये तो हो गया इस टेंजेंट का स्लोप। अब ये बराबर है सीकेंट के स्लोप से क्योंकि ये टेंजेंट एंड सीकेंट पैरेलल है। अब सीकेंट का स्लोप आप इन दो पॉइंट से निकालो। अभी अभी मैंने बताया था दो पॉइंट से हम कैसे स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यस और नो, ऐसे निकालते हो। y2 माइनस y1 यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये तो हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 के हिसाब से b माइनस a हो जाएगा। समझ में आई, समझ में आ गया।
ये है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। अब इसको फिगर में देखते हैं। देखो, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, अभी भी मैंने बताया, तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यही उसका स्लोप होता है। तो ये तो हो गया सीकेंड का स्लोप, क्योंकि सीकेंड इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, इसको और इसको। ठीक है। और ये सीकेंड पैरेलल है टेंजेंट के, और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट जिस पॉइंट पर बनाया है उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वही उसका स्लोप होगा। अभी अपन ने डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी थी, डेरिवेटिव और कुछ नहीं है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट है। तो ये हो जाएगा एफ डैश सी। तो मुझे बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई? कहाँ से? यहाँ से। अब इससे पहले कि फिर समझाता हूँ। सर ये RHS एक बार रिपीट कर दो, आर फॉर्मूला मुझे आया। RHS रिपीट करें। देखो मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो ये कर्व है, ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है 7,9। कैसे निकालोगे इस लाइन का स्लोप? 9 - 2 डिवाइडेड बाय 7 - 1, ऐसे निकालोगे। y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यस सर। अब ये सीकेंड जो है किन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है? ये तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये हो गया इसका स्लोप। यस सर। ठीक है। अब इस पूरी बात को अपन समझते हैं डायग्रामेटिकली। आ जाइए। तो एक डायग्राम, एक ग्राफ बना देता हूं मैं। ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब देखो, मान लो मैंने कोई फंक्शन बना दिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कर्व बना दिया मैंने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। दिख रहा है सबको? बोलो, दिख रहा है? यस सर। अब वैसे तो ये कर्व इनफाइनाइटली और आगे जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, लेकिन मैंने हाल फिलहाल इस कर्व को 2 पॉइंट्स पर ही डिफाइन किया, ए और बी, कोई भी 2 पॉइंट्स है ना। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर तो ए, इस जगह ले लेते हैं हम ए, और इस जगह ले लेते हैं हम बी। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं। ये तो पॉइंट हो गया मेरा, मतलब इसकी सीध ले लेता हूँ चलो मैं। ये तो हो गया मेरा पॉइंट ए, एक्स एक्सिस पे ए, और ये हो गया मेरा पॉइंट बी, एक्स एक्सिस पे बी। ठीक है, ए एंड दिस इज बी। तो मुझे बताओ, अब ये जो पॉइंट्स जो कर्व पे लाई कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो मुझे बताओ, अगर ये एक फंक्शन है तो ये ए है, तो ये चीज एफ ऑफ ए होगी। और ये बी यस है, यस ये बी है, तो ये चीज एफ ऑफ बी होगी। यस और एफ नो? एफ बी। ठीक है ना? यस सर। तो कोऑर्डिनेट्स भी वही मान लेते हैं, ए कोमा एफ ऑफ ए एंड बी कोमा एफ ऑफ। वैल्यू क्या होगी मुझे पता नहीं है, और मैं उस चीज पे फोकस भी नहीं कर रहा हूँ अभी। दिस इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी, सॉरी।
फंक्शन की वैल्यू एट दैट ए पॉइंट ए एंड एट दैट पॉइंट बी। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए तो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इज बी एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इज एफ ऑफ बी, तो बी कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये एक फंक्शन है जो 2 पॉइंट से लाई कर रहा है, गुजर रहा है ए कॉमा एफ ऑफ ए से और बी कॉमा एफ ऑफ बी से। अब अगर मैं कहूँ, क्योंकि बिकॉज ये कर्व था ना, ये कर्व था, तो कर्व के बीच में मान लो कर्व है कोई, और कर्व के बीच में अगर 2 पॉइंट्स से हम एक स्ट्रेट लाइन बना दे तो उसको सीकेंट कहोगे ना, टेंजेंट थोड़ा ना कहोगे, बोलो। सर उसको सीकेंट ही कहेंगे, टेंजेंट नहीं कहेंगे। सो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, तो दिस इज माई सीकेंट नॉट टेंजेंट, ये हो गई मेरी सीकेंट। अगर मैं कहूँ इस सीकेंट का स्लोप निकालो, तो वही y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 वाले तरीके से कैसे निकालोगे कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस, ऐसे ही निकालोगे जैसे अभी हमने ऊपर लिखा। सर स्लोप किसका निकाला है यहाँ पे? स्लोप हमेशा एक लाइन का निकलता है, तो स्लोप हमने इस लाइन का निकाला है, जो ये सीकेंट है ना, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यस। तो इस लाइन का स्लोप हमने ये निकाल लिया। अब क्या कह रहा था, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। वो ये कह रहा था कि इस कर्व पर, अच्छा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, यू कैन क्लियरली सी एफ ऑफ ए छोटा है और एफ ऑफ बी बड़ा है, मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर नॉट इक्वल। क्लियरली देख रहे हो ना कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैंने कम ली है, यहाँ पे मैंने ज्यादा ली है, तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कम ज्यादा वैल्यू लेनी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, आप मतलब एक तरीके से कॉमन सेंस से भी देख सकते हो, क्या कहा था उसने कि ए और बी के बीच में अगर फंक्शन डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, कंटिन्यूअस भी है क्या साहब, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी है, यानी ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ, और लगभग लगभग जब अपन देखते हैं कंटिन्यूअस होता है तो कुछ एक फंक्शंस को छोड़कर वो डिफरेंशिएबल भी हो ही जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस होते हैं तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल भी है, एंड पॉइंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ए और बी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, उसके अलावा बीच के पॉइंट्स पे कहीं पर भी टेंजेंट हो सकता है, तीनों चारों पॉइंट्स वो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी बराबर नहीं है, वो चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसने क्या कहा था, ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा, कम से कम एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा मिलता है तो कह नहीं सकते, लेकिन एक तो मिलेगा, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीकेंट के पैरेलल ड्रॉ होगी, हो रही है क्या? कम से कम एक पॉइंट पे तो आप टेंजेंट ऐसी ड्रॉ कर ही सकते हो, जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो, मतलब सी मान लो ये पॉइंट है ना, ए और बी के बीच में सी, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उस सीकेंट के पैरेलल बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, कॉमन सेंस से सोचो, कम से कम एक तो पॉइंट ऐसा बनेगा। मान लो मैंने ये टेंजेंट यस पैरेलल बनाने की कोशिश करो, एक टेंजेंट तो कम से कम बनेगी जो इसके पैरेलल हो, टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व के बिल्कुल छू के निकलेगी, देखो ये टेंजेंट लगभग लगभग इसके पैरेलल बन रही है। सर फिर वो पॉइंट अपने को सपोज करना पड़ेगा क्या? वो पॉइंट अपने को अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कई बार सपोज करना पड़ेगा, कई बार चेक करवाएगा कि चेक करो इस पे पैरेलल आती है कि नहीं आती है सेकंड है ना, वो क्वेश्चन। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक बार साथ बिल्कुल साइड में छोड़ो, पहले बिल्कुल घुस जाओ थ्योरम क्या कह रही है, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को एक बार बिल्कुल छोड़ दो, आज मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज मैं केवल और केवल थ्योरम समझाऊंगा। क्लियर? तो ये मीन वैल्यू थ्योरम करीब करीब खत्म हो चुकी है। क्या कहा था उसने कि कम से कम एक पॉइंट, वो पॉइंट मिल चुका है मुझे, ये वाला पॉइंट है वो, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और वो पॉइंट ए और बी के बीच में ही मिलेगा, ए और बी के बीच में ही वो सी पॉइंट मुझे मिल चुका है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो यू कैन क्लियरली से कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है सी कोमा एफ ऑफ सी, फंक्शन की वैल्यू जो भी रहेगी। ठीक है ना, पर
इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात वहां पे कई मतलब इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है कि वाई कोऑर्डिनेट आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो। इस इनके तो वाई कोऑर्डिनेट लिखना इसलिए जरूरी थे क्योंकि इसका स्लोप निकालना था। अब इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, आप लिखो तो ठीक। कुल मिला के एक्स कोऑर्डिनेट पे आपको सी ए और बी के बीच में, ए और बी इंटरवल के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट मिला या नहीं मिला जहां पर हमने कर्व से टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो सीकेंट के पैरेलल बनी, बनी ना। यस सर। तो अब इस टेंजेंट का स्लोप और उस सीकेंट का स्लोप इक्वल आएगा, टेंजेंट का स्लोप और सीकेंट यस का सर। स्लोप। टेंजेंट का स्लोप को तो मैं एफ डैश सी कह सकता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर ये कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव निकालो एट पॉइंट सी, वो डेरिवेटिव और इस टेंजेंट का स्लोप इक्वल ही होगा। और सीकेंट का स्लोप कैसे निकालो, 2 पॉइंट फॉर्म से, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अच्छा मैंने कहा कि कम से कम एक पॉइंट आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। अब वो सारे केसेस में नहीं ले रहा हूँ, ज्यादा देखो कैसे आएगा, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ वो केस में। देखो एक तो फंक्शन ये इंक्रीजिंग था, सपोज करो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो भी ये मीन वैल्यू थ्योरम लग जाती ऐसे, ठीक है ना। अब ए पॉइंट ये हो जाता ए कोमा एफ ऑफ ए, और बी पॉइंट मान लो ये हो जाता, इसमें फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना एफ ऑफ बी। अभी भी आप सी पॉइंट एक ऐसा, अब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करके सीकेंट बना लूं तो सी पॉइंट आप कहीं ना कहीं ऐसा ड्रॉ कर सकते हो जहां पे टेंजेंट पैरेलल बनेगी, बनेगी ना सीकेंट के, बताओ। तो डिक्रीजिंग में भी ये चीज अप्लाई हो जाएगी। अभी भी चेक कर सकते हो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अलग अलग लिया है, फंक्शन कंटिन्यूअस लिया है, डिफरेंशिएबल लिया है, समझ रहे हो भाई। इंक्रीजिंग की जगह अगर आप डिक्रीजिंग बनाओगे तो भी ये चीज अप्लाई होगी ना। लेकिन अभी भी एक ही पॉइंट मिला, अभी भी एक ही पॉइंट मिला। अब सपोज करो फंक्शन कुछ ऐसा है, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, देखो कैसे। सपोज करो फंक्शन है कुछ ऐसा, हम्म, मान लो ये है ए, ये है बी, ए और बी को सीकेंड को ज्वाइन करोगे तो अब आप देखो इस पॉइंट पर भी ये इसके पैरेलल बन सकती है टेंजेंट, और इस एक पॉइंट पे नीचे भी एक पैरेलल बन सकती है। तो आपको दो पॉइंट सी मिले, एक सी वन मिल गया और एक सी टू मिल गया, जहां पर क्या टेंजेंट ड्रॉ करते ही वो उस सीकेंट के पैरेलल बन रही है। तो दो पॉइंट मिल गए ना। और आप ग्राफ को ऐसे फर्दर आगे और इंट्रोड्यूस एक्सटेंड कर दो तो एक सी थ्री भी मिल सकता है। बोलो समझ आ रहा है। सर ऐसे तो इनफाइनाइट मिल सकता है। हाँ तो मैंने एटलीस्ट लिखा है ना, एटलीस्ट सम सी, मैंने कहा कम से कम एक तो मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सर एक भी नहीं मिला, एक तो कम से कम मिलेगा, ज्यादा कितने भी मिल सकते हैं, ठीक है। ग्राफ कितनी बार घूम के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एफ ऑफ ए अभी भी देखो सर मैंने, ये टेंजेंट हाँ सर ये टेंजेंट तो दोनों अलग अलग कर्व की हो गई। क्यों, ये एक ही तो कर्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू हुआ, ये लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन शुरू हुआ, एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर वापस इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं इसके डोमेन इस ए से बी तक कंसीडर करूं तो ये ए से बी के बीच में ये दोनों पॉइंट सी वन और सी टू, मैंने क्या कहा था ए और बी के बीच में कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जहां पे आप टेंजेंट टू द कर्व को ड्रॉ करो तो वो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले सीकेंट से पैरेलल बनेगी, बन रही है, यस सर। ठीक है। सर हाँ सर यहाँ पे ए और बी पॉइंट को क्यों नहीं लिया? ए और बी पॉइंट को इसलिए नहीं लिया क्योंकि कौन एंड पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ए और बी पॉइंट्स को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं होगी। तो ए के और बी के बीच में ही कहीं टेंजेंट ड्रॉ होगी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे जहाँ पे कर्व टूट गया वहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती ना, वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। देखो आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर सकते हो और थोड़ा नजदीक आ जो यहाँ ड्रॉ कर सकते हो और थोड़ा नजदीक, लेकिन फंक्शन यहाँ पे टूट गया तो यहाँ पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ करो बताओ। इसीलिए ए और बी को एक्सक्लूड कर देते हैं ना, मतलब जो सी पॉइंट आ रहा है ना इनके बीच में वो ए भी नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ओपन इंटरवल लिया है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, वो सी पॉइंट ए और बी नहीं मतलब हो सकता, उसके बीच का ही पॉइंट होगा। मतलब सर डिफाइन तो होगा लेकिन वो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो टेंजेंट ड्रॉ सकती। नहीं करेगी, मतलब वो जो सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, कम से कम एक सी पॉइंट मिलेगा
तो वो कहाँ मिलेगा, वो ए और बी के बीच में मिलेगा। वो सी एग्जैक्टली इक्वल टू ए नहीं होगा, वो सी एग्जैक्टली इक्वल टू बी नहीं होगा, लेकिन इनके बीच में इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में कहीं ना कहीं लाया करेगा। जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीकेंट के पैरेलल बनेगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे इस सीकेंट का जो स्लोप है वो तो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है, देखो मैं शॉर्ट में यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। इस सीकेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, उसको तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो सी पॉइंट पे टेंजेंट है, तो उसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ एफ डैश सी। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज और ये चीज इक्वल होंगी, बिकॉज पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगे, ये चीज एंड ये चीज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे और लिख लो चाहे से, हेयर हेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे लिखो, या तो टेंजेंट इज पैरेलल टू सीकेंट, हेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू सीकेंट। ठीक है, that is slope of tangent will be equal to slope of secant, slope of tangent will be equal to slope of secant। सर ये एफ डैश सी तो डेरिवेटिव होगा ना? हाँ, एफ डैश सी उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट द पॉइंट सी। और स्लोप ऑफ सीकेंट कैसे निकालोगे आप, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे इस साइड आप डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो, केवल फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो बी पर और ए पर, और उन दोनों का डिफरेंस और बी और ए का डिफरेंस डिवाइड कर रहे हो, मतलब मीन निकाल रहे हो, उनका एवरेज निकाल रहे हो, इसलिए इसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो एफ सी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, दैट्स इट। ये आपके आपकी मीन वैल्यू थ्योरम खत्म होती है। लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, फिर आते हैं रोल्स थ्योरम पर। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, लेट अस अगेन सी रोल्स थ्योरम। फिर से रिपीट कर लो बच्चों, आप भी देखो। रोल्स थ्योरम सबसे पहले तो क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम की ही एक्सटेंशन है, उसी के आगे की बात कर रहे हैं। देखो, मीन वैल्यू थ्योरम में जो 4 पॉइंट्स थे उसमें से केवल एक चौथे पॉइंट में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। पहला पॉइंट था कि फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए टू बी टू आर, ए से बी और टू आर, ये का ये पॉइंट इसमें भी है। फंक्शन एफ कंटिन्यूअस होगा, ये भी है। डिफरेंशिएबल होगा एंड पॉइंट्स को छोड़ के, ये भी है। लेकिन वहां पे क्या था, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पर इक्वल ले ली। अब क्या होगा, अब एक बार इनको इक्वल लेकर मीन वैल्यू थ्योरम ही अप्लाई करो। देखो मीन वैल्यू थ्योरम क्या बनती है अगर हम इनको इक्वल ले लें। तो मैंने एक नीचे ग्राफ बनाया है जिसमें हम इसको समझ सकते हैं। देखो, मीन वैल्यू थ्योरम तो क्या कह रही थी कि आप फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इस तरीके से बनाओ ताकि वो जो 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू जो है अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ए ये था, बी ये था ना, बी ये था मान लो। अब वो क्या कह रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम करनी है। तो या तो इस पॉइंट को ऊपर उठाओ या इस पॉइंट को नीचे उठाओ, नीचे गिराओ, तब जाके तो ये ए और बी सेम होगा। तो मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया। अब मैंने ए पॉइंट ले लिया यहाँ पे और मैंने बी पॉइंट ले लिया यहाँ पे। यू कैन क्लियरली इमेजिन कि ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, स्ट्रेट लाइन में फॉल हो रहे हैं, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। इसको चाहे से हम एफ ऑफ ए कह दें तो भी चलेगा, या इसी को हम एफ ऑफ बी कह दें तो भी चलेगा। सेम आ रही है लगभग लगभग, थोड़ा रफ डायग्राम है तो हो सकता है 19-20 का फर्क हो, पर करीब करीब सेम आ रही है। तो अब क्या होगा, अब हम क्या बात करते थे कि ए और बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट है जो कि इस सीकेंट के पैरेलल, ये सीकेंट ही तो बनाई अभी मैंने, ये एक तरीके से सीकेंट ही है। तो उसके पैरेलल आप वो पॉइंट ढूंढने निकलोगे अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। मान लो आपने पॉइंट यहाँ ढूंढ लिया सर, और आपने पैरेलल टेंजेंट बना दी सीकेंट के। अब सीकेंट की बात करें तो सीकेंट खुद ही
सीकेंड खुद ही एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया, चेक करो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में फॉल हो रहा है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे, है ना। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो हॉरिजॉन्टली तो होगा, तो हॉरिजॉन्टल है तो वो खुद ही एक्स एक्सिस के पैरेलल बना है, तो ये खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और हमने आज क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यानी कि उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर आप फंक्शन ऐसा ले रहे हो, मतलब वो जो डोमेन ले रहे हो, एंड पॉइंट्स आप ऐसे ले रहे हो जहां पे फंक्शन की वैल्यू पहले सेम नहीं थी लेकिन अब सेम है, तो अब जो एक कम से कम ऐसा पॉइंट सी आप इसमें से निकाल पाओगे, कम से कम एक तो निकाल पाओगे जहां पे आप टेंजेंट बनाओ तो उसका स्लोप जीरो हो जाए, या फिर यूं कहूं कम से कम एक ऐसा पॉइंट निकाल पाओगे जहां पे डेरिवेटिव निकालो तो डेरिवेटिव जीरो मिलेगा, यानी कि एफ डैश सी जीरो मिलेगा। वो जो सी पॉइंट है वहां पे एफ डैश सी जीरो मिलेगा। कल तक क्या मिल रहा था, कल तक ये मिल रहा था, मीन वैल्यू मिल रही थी, उनका एवरेज मिल रहा था ए और बी का। कल तक ये मिल रहा था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन अब क्योंकि बी और ए बराबर हैं तो ये जीरो मिलेगा। आप खुद सोचो, इसी चीज के अंदर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए बराबर रखना जरा, तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए बराबर रखते ही ऊपर वाली वैल्यू तो जीरो हो गई ना, इन दोनों को बराबर रखोगे तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो हुआ या नहीं हुआ? न्यूमरेटर जीरो हुआ नहीं हुआ, बोलो बोलो, हुआ नहीं हुआ? यस सर। भाई एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, इसको भी एफ ऑफ बी लिख दूं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी जीरो हो गया, या इसको भी एफ ऑफ ए लिख दूं एफ ऑफ, तो ये जीरो हो गया, तो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग तो जीरो ही होगा ना। तो एफ डैश सी कल तक जो आपका ये आ रहा था अब ये आएगा, तो यही है मीन वैल्यू थ्योरम। चलो अब जल्दी से कुछ लिख लो इसमें। सर बोलो। सर जैसे स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली बनाते तो फिर पॉसिबल था क्या ऐसे कि डायरेक्टली अपन वाई एक्सिस के पैरेलल बना दे, वाई बट वो एक्सिस के सेकंड। क्या कह रहे हो बेटा? अगर आप वाई मतलब एक्सिस सर के जैसे पैरेलल बनाओगे तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को इक्वल ला सकते हो क्या? नो सर, एक्स एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो? फिर जैसे यहाँ पे इससे पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कर्व बनाया उसके बाद ए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम रखी। हाँ तो इट इज ऑल्सो एक कर्व, ये भी एक कर्व है। और अब अगर आप सीधी लाइन को कर्व मान रहे हो और इसका टेंजेंट बना रहे हो तो ये खुद ही इसका टेंजेंट होगा भाई, इस पे टेंजेंट भी यही बनेगा। अगर कर्व बनाते हो तो उस पे टेंजेंट कुछ ऐसे बनता है जो उसको छू के निकलता है, लेकिन अगर आप सीधी लाइन को ही कर्व मान रहे हो तो फिर इसका टेंजेंट टेंजेंट भी इसी को मानो, फिर कर्व भी इसी को मानो, दोनों इसी को ही मानो। तो अब आप देख लो, ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, तो अब ए और बी के बीच में अब यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स पर एफ ऑफ एफ डैश सी जीरो है। तो मैंने एटलीस्ट एक पॉइंट बोला था, यहाँ बहुत सारे निकल गए, C1 भी है, C2 भी है, C3 भी है, C4 भी है। ए से लेके बी तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, ए से लेके बी डिफाइंड भी है, और ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल गए जहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स निकल रहे हैं आपकी बार, तो जहां पर एफ डैश सी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, हर एक पॉइंट पर ही हो रहा है। मतलब सर पर ऐसा केस पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना। पर सर डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ तो स्ट्रेट लाइन पर हम कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना सकते हैं ना जो उसको छू के निकल रही है, इस तरीके से। यहाँ पर मतलब ये लाइन ही इसका टेंजेंट होगी ना। अगर हम स्ट्रेट लाइन को कर्व मान रहे हैं तो दैट लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट ऑफ इटसेल्फ। अगर हम कर्व बनाते हैं तो टेंजेंट ऐसे बनाते हैं जो उसको छू के निकले, लेकिन अगर हम कर्व को स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी एक स्पेशल टाइप का कर्व है ना, है तो वो भी कर्व, ठीक है। बट सर आपने बताया था ना कि कर्व कंटिन्यूअस और स्मूथ होना चाहिए तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये कंटिन्यूअस एंड स्मूथ नहीं है, बताओ। कर्व ऐसा नहीं होना सर चाहिए, ऐसे शार्प पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। जहां पे शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, तो अब ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, केवल इस जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी पॉइंट्स पे तो ये डिफरेंशिएबल है, बाकी पॉइंट्स पे तो टेंजेंट बनाओगे तो यूं का यूं ही बन जाएगा, लेकिन शार्प पॉइंट पे हम टेंजेंट नहीं बना सकते।
ठीक है। सर लेकिन बल्कि शार्प पॉइंट्स पे तो बन सकता है ना, वो एक ही पॉइंट है, उस पे तो लाइन ड्रॉ हो सकती है। यूनिक टेंजेंट की बात हो रही है, देखो यहाँ पे ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएंगे। बाकी अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे बनाओ, तो इस पॉइंट पे तो यही बनेगा, इस पॉइंट पे बनाओ, इस पॉइंट पे यही बनेगा, इस पॉइंट पे बनाओ यही बनेगा। बोलो, कर्व पे ले तो लो। सर वो तो लाइन खुद ही बन रही है जो अपन हाँ तो स्ट्रेट लाइन में बना रहे आप कर्व स्ट्रेट लाइन ले रहे हो तो फिर इटसेल्फ वही टेंजेंट होगी ना। लेकिन इस पॉइंट पे बनाओ, इस पॉइंट पे आप करोड़ों लाइन बना सकते हो जो इससे गुजर के निकल रही है बाहर से, तो बहुत सारी टेंजेंट्स बन गई, नहीं यूनिक टेंजेंट नहीं बनी ना। और सर उसमें वही सेकंड पे होगी, हम्म। वो वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन कर्व, उसमें वही टेंजेंट होगी और वही सेकंड होगी। सीकेंट और हाँ वही सीकेंट और वही टेंजेंट होगी, क्योंकि वो दो पॉइंट्स अंदर से अंदर भी मिला रही है और छू के भी वही लाइन निकल रही है और लाइन भी खुद ही है। सीकेंट भी वही है, टेंजेंट भी वही है और कर्व भी वही है। वैसे तो वो एक लाइन है, लेकिन अगर आप लाइन को कर्व की उपाधि दे रहे हो वहां पे, तो उस कर्व का टेंजेंट भी वही है और उस कर्व का सीकेंट भी वही है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हो, जैसे इस पॉइंट पे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर बहुत सारी टेंजेंट्स है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है चलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं नहीं आ आ रही। रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर 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 आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
Excuse me, sir. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. आवाज आ रही है क्या बच्चों? Yes, sir. यस बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही थी क्या पहले? सर Yes, बहुत sir. देर से नहीं लगी। अच्छा, कहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया एज इट इज? No, sir. वो थ्योरी रह गई पहले की। अच्छा, चलो करो नोट डाउन। हो गई? No, sir. रोल्स थ्योरम स्टेट करता है क्या कि कम से कम एक ऐसा सी पॉइंट तो आप ढूंढ निकालोगे ए कोमा बी इंटरवल में, ताकि आप उस सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। एक्चुअली वो आज भी उसी सीकेंट के ही पैरेलल है। कौन से सीकेंट के? जो ए कोमा एफ ऑफ ए और बी कोमा एफ ऑफ बी को मिलाता है।
आज भी वो सीकेंड के ही पैरेलल है, लेकिन वो सीकेंड खुद ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, इसलिए वो सीकेंड एफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। इसीलिए ये टेंजेंट जो कल तक इस सीकेंड के पैरेलल था, आज एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। हो गया नोट डाउन? सर एक बार इसके ऊपर का दिखा दो। सेम है, बस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी करना है, सेम पहले वाला है। ठीक है? यस सर। हाँ, अब ग्राफ में आ जाइए। तो अब की बार मैंने कर्व लिया है एक ऐसा जो इंक्रीज होके डिक्रीजिंग भी हो रहा है। पहले मैंने ऐसा लिया था, या तो इंक्रीजिंग लिया था या डिक्रीजिंग लिया था, यानी कि 2 पॉइंट्स ऐसे में फाइंड आउट कर पा रहा था जहां पे फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही थी। अब मैं ऐसा ग्राफ ले रहा हूं ताकि मैं 2 पॉइंट्स ऐसे फाइंड आउट कर पाऊं जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, ये हो रही है। तो सपोज करो मैंने 2 पॉइंट्स लिए, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी। यू कैन क्लियरली सी कि ए और बी ये दोनों स्ट्रेट लाइन में फॉलो हो रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट को या तो मैं एफ ऑफ ए कह दूं तो भी चलेगा, एफ ऑफ बी कह दूं तो भी चलेगा, दोनों इक्वल है। और कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये ए कोमा एफ ऑफ ए है, ये बी कोमा एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ ए यहाँ पे एफ ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है? अब क्या कह रही है रोल्स थ्योरम की, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो अब आप ऐसा कोई भी सी पॉइंट इस कर्व में ढूंढ सकते हैं ए और बी डोमेन के अंदर, ए और बी ओपन इंटरवल में, सॉरी ए और बी खुद नहीं ले सकते, इसके बीच में कहीं भी कम से कम एक सी तो मिलेगा जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। बन रहा है? एक पॉइंट तो मिल गया कम से कम, बोलो। अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस से सोचो, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर ना लें तो क्या एक भी पॉइंट ऐसा ढूंढ सकते हो जहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बन जाए? मान लो ये पॉइंट मैंने यहां ले लिया एफ ऑफ बी, मान लो मैंने यहां ले लिया। ठीक है? समझ रहे हो? तो अब ए और बी इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो इसके पैरेलल जब आप बनाओगे तो किसी भी सूरत में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी क्या? आपने मान लो वो पॉइंट सी यहाँ ढूंढा, वो पॉइंट सी भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि पैरेलल बनाना है ना सीकेंट के। तो अब जो है ये टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं बनेगा। ये टेंजेंट सीधा तभी होगा जब आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर ले लोगे, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल तभी होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम में एक चीज याद रखनी है कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है तब तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, और तब जो है सीकेंट के पैरेलल आपको टेंजेंट मिलेगा कम से कम एक बार, तो ज्यादा भी मिल सकता है। और अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है तब सीकेंट के पैरेलल तो बनेगा, लेकिन वो सीकेंट खुद ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इन दैट केस एफ डैश सी, जो वो सारी मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला बन रहा था, वो सब 0 बन जाएगा, आंसर विल बी 0। यहाँ तक क्लियर है? वैसे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लो, ये हो जाएगा सी कॉमा एफ डैश एफ ऑफ सी, सॉरी। ठीक है? और इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है? सो यहाँ पे एफ डैश सी क्या है? 0 है, यानी स्लोप क्या है? 0 है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो अब देखो, थोड़ा सा नीचे लिखो, एज पर मीन वैल्यू थ्योरम। एज पर मीन वैल्यू थ्योरम हमने क्या निकाला था? एज पर मीन वैल्यू थ्योरम हमने ये निकाला था कि एफ डैश सी क्या होता है? क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से? मतलब वो सी पॉइंट अगर ए और बी के बीच में हमने ढूंढ निकाला तो क्या होता है वो? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यही होता है। यस ठीक है ना? सर। अब एज पर रोल्स थ्योरम क्या होगा? बाकी सब कुछ सेम है। एज पर रोल्स थ्योरम क्या होगा? बाकी सब कुछ सेम है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा, बस यही है। ठीक है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा। सो इन दैट केस एफ डैश सी जब आप निकालने निकलोगे तो आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी करोगे, क्योंकि दोनों बराबर है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर रहे थे, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी कर दोगे डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इट विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए।
एंड जीरो से जो भी टकराएगा वो जीरो बन जाएगा। तो एफ डैश सी देखो चेक करो, इस हिसाब से भी जीरो बन रहा है। समझ आया? ठीक है, समझ आया ना बेटा? ये है आपकी रोल्स थ्योरम। क्लियर है? अब बात करें कि सर एक पॉइंट मिलेगा या एक से ज्यादा पॉइंट मिलेगा। फटाफट से लीव करके वापस आओ, 2 मिनट और। ओके लेट अस सी। हम बात कर रहे थे कि सी कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, तो सर ज्यादा कैसे मिलेगा? तो एक ऐसा ग्राफ कंसीडर करो जिसमें फंक्शन वही ज्यादा पॉइंट्स लाने के लिए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बार बार करना पड़ेगा ना। तो मान लो ऐसा ग्राफ है, देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम ले लो। ये तो ले लो ए, ये ले लो बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आप देखो, अब आप देखो एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, है ना। ये थोड़ा सा हल्का सा इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं। ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के चिपका दिया, एक्स एक्सिस के चिपकाओ मत, थोड़ा सा ऊपर लो। ठीक है, अब मान लो मैंने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर बराबर ले लिया ना। ये है ए और ये है बी। अब ए और बी के बीच में मैं 2 पॉइंट निकाल सकता हूं जहां पे एफ डैश सी जीरो होगा। देखो एक तो यहाँ पे C1 और एक यहाँ पे दिख रहा है C2, जहां पे टेंजेंट बनाओगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकलेगी। तो निकल गए 2 पॉइंट। तो ये चीज प्रूव हो गई कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल वाली डोमेन ले रहे हो। ठीक है, समझ आया? इवन और इसको हम आगे बढ़ाएं तो एक और निकल जाएगा। मतलब अगर मैं बी पॉइंट को यहाँ ना लेके थोड़ा और दूर ले लूं, थोड़ा और दूर ले लूं, तो ये लो एक पॉइंट और निकल जाएगा C3। बोलो बच्चों, क्लियर है? हम्म, क्लियर है क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये सब कुछ ड्रॉ नहीं करना है, केवल समझो इस चीज को कि एक से ज्यादा पॉइंट भी इस तरीके से मिल सकते हैं ए और बी के बीच में, जहां पे टेंजेंट जो है एग्जैक्टली पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ठीक है क्या? रिप्लाई करो। यस सर। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। ये यहाँ पे हमारी रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम ग्राफिकली भी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी खत्म होता है, और जो हमने नोट्स लिखे उसके हिसाब से भी। एक बार फटाफट जाते जाते मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चलो क्वेश्चंस पे आओ फटाफट से। 2 एग्जांपल्स देखो इसके, आपकी बुक में ही है। ये कह रहा है कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो, एक्स स्क्वायर सर आपकी वॉइस सर नहीं आपकी है। वॉइस आवाज आ नहीं रही आ है? रही। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। सर अब आ रही है। सर अब आ- आवाज आ रही है कि बच्चों? यस सर। हाँ जी बच्चों, बोलना, आवाज आ रही है क्या अभी? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर।
आवाज आ रही है बच्चों अभी? यस सर। ओके, तो देखो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चों, पर आपने हाथ दिखाया, मतलब आवाज आ रही है, आपने नोटेशन दे दिया है। तो अब 2 मिनट में समझ लो। देखो रोल्स थ्योरम्स एंड इसके 2 एग्जांपल्स देख लो जल्दी से। देखो क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको दो डोमेन डिफाइन कर दिए कि a तो ले लो -2 और b ले लो 2। ठीक है, मैंने क्या कहा था, रोल्स थ्योरम में वो ऐसी डोमेन लेगा ताकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर आ जाए। तो इस फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू अगर 2 लोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू बराबर है, और -2 लोगे तो भी बराबर है। तो उसने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर रखने के लिए ए और बी क्या ले लिया, -2 और 2। इसके अंदर रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है, ऐसा प्रूव करो। यानी कि अब इस ए और बी यानी -2 और 2 के बीच में कहीं ऐसा एक पॉइंट तो है, कोई भी एक पॉइंट है, कम से कम एक है, जहां पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो काफी आसान है। देखो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, मतलब एफ एक्स कर दूं मैं इसको, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दूं, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2x। डेरिवेटिव निकाल लो। अब आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पे ये 0 है, तो आप एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रखो। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2x, तो 2x की वैल्यू 0 रखो, यानी x की वैल्यू हो गई 0। यानी कि 0 वो पॉइंट है, 0 वो c है जहां पे वो क्या हो रहा है, एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो रही है, 0। और वो जो 0 आया है आप चेक करो, ये 0 जो आया है ये -2 और 2 ओपन इंटरवल के बीच का एक पॉइंट आया है। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाती है कि -2 और 2 के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी मुझे मिल गया है 0, जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आप जैसे चेक कर लो, एफ डैश 0 जब आप निकालोगे तो एफ डैश एक्स अगर 2x है तो एफ डैश 0 क्या होगा, 2 इंटू 0 0 होगा। तो एफ डैश 0 हमारे पास, यानी कि सी पॉइंट क्या है, 0 है। ये तो हो गई रोल्स थ्योरम वेरीफाई। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है कि अब देखो इंटरवल ऐसा लिया है जहां पर भाई अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं या मैं 4 का स्क्वायर करूं तो वैल्यू अलग अलग है, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अलग अलग ले ली। तो ये क्या कह रहा है कि अब 2 और 4 के बीच में आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो। तो हमने क्या सीखा था कि 2 और 4 के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां पे जो डेरिवेटिव होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। चेक करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स आया है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x। अब एफ डैश एक्स अगर 2x है तो आप 2x को इक्वेट करो एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए यानी 4 माइनस 2। तो ऐसा करने से ये x जो है, ये जिसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 2 और 4 के बीच में निकलती है कि नहीं निकलती है, वही चेक करना है बस मुझे। तो 2x इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 कैसे निकालोगे, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। इसको सोल्व करोगे 16 माइनस 4 इज 12, 4 माइनस 2 इज 2, तो यानी कि 6। तो x की वैल्यू हो गई 6/2 यानी कि 3। चेक करो ये 3 इनके बीच का है या नहीं है, बिल्कुल है। तो वो चीज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो रही है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैंने अलग अलग लिया, ठीक है, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा निकल के आया जहां पर एफ डैश सी इस फॉर्मेट में आ रहा है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है। एंड वन मोर चीज ये है कि रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम में हमको ये भी चेक करना होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो कंटिन्यूस हो। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। ये मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है इन्होंने, ऑलवेज कंटिन्यूस। तो हम अंडरस्टूड मान लेंगे। देखो इन्होंने भी लिख दिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस इन 2/4 एंड डिफरेंशिएबल इन 2/4। ये अंडरस्टूड मान लिया। यहाँ पर भी इन्होंने कंटिन्यूस इन दिस एंड डिफरेंशिएबल इन दिस अंडरस्टूड मान लिया। हमको वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूस है, वो लिमिट लिमिट लेके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे जो मैंने शॉर्ट में समझा है। एक बार आप इसको रीड आउट करके आना। कल से फिर हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं इसकी, और भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं। और पूरा वीडियो फिर से देख के आना, क्योंकि आज कनेक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा इश्यू था, बहुत बार बार कनेक्टिविटी गई है। तो हो सकता है कि सब ब्रेक हो रहा हो बीच बीच में, तो आप एक बार पूरा रिवाइज करके आना, कंप्लीट वीडियो देख के आप आएंगे तभी आपको कल कुछ समझ में आएगा। पॉज करके धीरे धीरे करके सारी चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश करना। सो दैट इज इट फॉर टुडे, यू कैन लीव नाउ।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। एंड वन मोर थिंग,